हेलो एवरीवन, दिस श्रेयस फ्रॉम फूल्स डेन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो भी मेजर एग्जाम्स होते हैं आफ्टर 12th, लाइक लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक क्लैट हो गया, एलेट हो गया, इसके अलावा एलसेट हो गया, एमएससीटी हो गया, सिम्बायोसिस का लॉ एंट्रेंस हो गया, क्राइस्ट का लॉ एंट्रेंस हो गया, उसके अलावा जो होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एनसीएचएम सीटी हो गया, आईआईएचएम ई चैट हो गया, इसके अलावा बीबीए बीकॉम एंट्रेंसेस लाइक क्राइस्ट का एंट्रेंस होता है, सिम्बायोसिस का एंट्रेंस होता है, नार्सिमोंजे का एंट्रेंस होता है। तो इन सभी एंट्रेंसेस में एक कॉमन फैक्टर होता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, राइट। तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो काफी ज्यादा डायनामिक होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कहां से पढ़े, कितना पढ़े, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे चूज करने चाहिए, कौन से मुझे छोड़ने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज हम सभी को ध्यान में रखना होगा, ये जो सेक्शन है बहुत ही वास्ट सेक्शन है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीजों में, और इनफैक्ट हर जगह पे आप क्वेश्चंस का वेटेज देखेंगे 35 से 50 क्वेश्चंस के वेटेज के बीच होता है। तो हमको बहुत ही सिलेक्टिव और एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा रादर देन हार्ड वर्क, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि इतने टॉपिक से मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। एंड जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से, बहुत सारे लोग फूल्स डेन के कैटलिस्ट को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। कैटलिस्ट में हम हर मंथ के करंट अफेयर्स, कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स लाइक नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज हो गया, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज हो गया, और हर कैटलिस्ट में हम पूरे न्यूज सेक्शन के बाद लगभग 400 to 500 क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसमें अगर आप उतने ही क्वेश्चंस करते हैं तो आपके करंट अफेयर्स का लेवल बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपको, और एग्जाम में क्वेश्चंस आप बेसिकली अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से वहां पे आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलरली हमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स के सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप कोई भी कैप्सूल पे डिपेंडेंट होने के पहले रेगुलरली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। बिकॉज आप जो भी एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं करंट अफेयर्स के अलावा, उसमें एक बहुत मेजर फैक्टर होता है इंग्लिश, ठीक है। तो इस सेशन में, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आप यहां से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ फ्रूटफुल ही लेकर के जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरी होता है, या न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझते हैं। The importance of newspaper reading, English language and general awareness या फिर current affairs, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप इस तरह के जो भी एंट्रेंसेस देते हैं वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, वोकैबुलरी का अच्छा खासा वेटेज होता है, फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी का जो यूसेज है, न्यूज़पेपर से अच्छा सोर्स कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है करंट अफेयर्स का सेक्शन या जनरल अवेयरनेस। गाइस देखो क्या होता है, जब आप कैप्सूल पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं तो आपको हर कैप्सूल से रिलेटेड जो न्यूज है उसको आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बोलूं, सपोज आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया है, ये अभियान चल रहा है, ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो वो पैकेज किस लिए था, क्यों लाया गया, उसका अमाउंट एलोकेशन क्या था, बजट एलोकेशन क्या था, कहां से उसे इंप्लीमेंट किया गया, ये न्यूज आते ही सबसे पहले ये हेडलाइन बनता है और आने वाले कम से कम 10 दिन 15 दिन तक उससे रिलेटेड आर्टिकल्स दिए जाते हैं। तो उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, एज वेल एज कितना अमाउंट एलोकेटेड है। तो बेसिकली आप जब एक तरह के न्यूज को रोज फॉलो करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो छप जाता है कि ये फैक्चुअल्स मैंने वहां पे याद किए थे, ठीक है। तो ये दोनों ही सेक्शंस के पर्सपेक्टिव से, और जैसे कि आप लोग जानते हैं रिसेंट पैटर्न जो क्लैट का आया है उसमें आपकी इंग्लिश से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है, कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हर तरफ से अगर देखा जाए तो रेगुलरली अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज सेक्शन, साथ ही साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी इंप्रूव होता जाएगा। अब हम आते हैं कि कभी भी हम कोई कैप्सूल रेफर करते हो या रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो करंट अफेयर्स या जीके के क्या कुछ सेक्शन हमारे लिए जरूरी होता है, और किस तरह के न्यूज मुझे चूज करने हैं, किस न्यूज से क्या कुछ मेरे काम का चीज हो सकता है। तो दैट्स वाई मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नाउ द टॉपिक्स दैट शुड बी कवर्ड, टॉपिक्स कवर्ड में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं,
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सपोज गवर्नमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ एक नया मिशन ला रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर मेरे काम के टॉपिक्स क्या होते हैं, वो मिशन का नेम क्या है, ठीक है, इसके अलावा प्रीवियसली उस मिशन को क्या नाम दिया गया था, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा एमजी नरेगा, ठीक है, तो एमजी नरेगा जो स्कीम थी उसके पहले इस स्कीम का नाम क्या था, एमजी नरेगा स्कीम का बजट एलोकेशन क्या होगा। कई बार हम पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए, गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंद्रधनुष स्कीम के लिए, गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इतने लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है। तो बजट एलोकेशन डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस स्कीम के तहत कितना गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज टारगेट। गवर्नमेंट हर स्कीम कुछ लोगों को टारगेट करके बनाती है। बहुत सारे स्कीम्स पुअर लोगों के लिए होते हैं जो बीपीएल होते हैं, बहुत सारे स्कीम्स किसानों के लिए होते हैं, फार्मर्स के लिए होते हैं। फार्मर्स के लिए भी अलग अलग तरह के आपको स्कीम्स मिलेंगे। कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे फार्मर्स के लिए होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है, जिसके पास अपना लैंड है। कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे फार्मर्स के लिए जिनके पास लैंड नहीं है। कुछ स्कीम हर टाइप के फार्मर्स के लिए होते हैं। कुछ स्कीम सिर्फ विमेन के लिए होते हैं, कुछ स्कीम रूरल पीपल्स, कुछ स्कीम अर्बन पीपल, कुछ स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर, कुछ फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस तरीके से हमको वहां पे पढ़ करके समझना पड़ेगा कि ये जो टारगेट क्राउड है इस स्कीम का, इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव का टारगेट क्राउड कौन है, ठीक है। तो तीन मेजर पॉइंट्स, उस स्कीम का नाम, बजट एलोकेशन एंड देयर टारगेट क्राउड। तो कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव जब आप पढ़ते हैं तो ये तीन पॉइंट्स के अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उस स्कीम को कहां से लॉन्च किया गया और उसका टारगेट ईयर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा, जल शक्ति मिशन। जल शक्ति मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और यह मिनिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद आई है। तो जल शक्ति मिशन को जब आप रीड करेंगे तो उस स्कीम में आपको मिलेगा कि रूरल हाउस होल्ड के लिए पाइप ड्रिंकिंग वाटर, पाइप वाटर की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, और इसका टारगेट ईयर है 2022। तो ये जो फैक्चुअल है कि टारगेट ईयर 2022 का बनाया गया, 2025 का बनाया गया, 2030 का बनाया गया, इस स्टेट से, इस गांव से गवर्नमेंट ने, पीएम ने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को जब आप पढ़ते हो तो उनको इन हेड्स पर जरूर पढ़िएगा। द हेड्स ऑफ मिशन का नाम, प्रीवियसली उसे क्या बोला जाता था, सेकेंड पॉइंट बजट एलोकेशन, थर्ड पॉइंट टारगेट क्राउड, लॉन्च ईयर या लॉन्च डेट और उसका टारगेट ईयर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं। या बेटर रहेगा कि आप जब भी न्यूज़पेपर रीड करते हो या कोई कैटलिस्ट जैसे किसी कैप्सूल को आप फॉलो करते हो तो अपने साथ में इन नोट्स को भी साथ में लिखते चलें, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग क्या कुछ न्यूज या किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कहीं पे आप लोगों ने न्यूज पढ़ा, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई, जो कि 46 जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें राज्यसभा मेंबर के लिए हमारे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। तो किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो वो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, और स्पेसिफिकली जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का जो स्कोप है वो बहुत तरीके से बढ़ जाता है। अब यहां पर मैंने 2 मेजर नाम सुने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि इंडियन जुडिशियरी से रिलेटेड है, दूसरा है राज्यसभा मेंबर जो कि इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। अब यहां पर देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पावर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अगले नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत कंसीडर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कितने टाइप के पावर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर जुरिस्डिक्शन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रैक्टिस करता है तो यह कौन से आर्टिकल में कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आता हूं राज्यसभा मेंबर के बारे में, तो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल राज्यसभा में बोलता है कि अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है, कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर से रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है इन पर्सपेक्टिव से आपको जरूर पढ़ना होगा उन न्यूज को, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आता है इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स।
तो इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स में आप समझ लीजिए इंडिया के जो भी मेजर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड टू इकोनॉमी, लाइक आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज देता है तो वो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें भी पूछने के स्कोप बहुत डिफरेंट रहते हैं और बहुत वेरीफाइड, बहुत डाइवर्सिफाइड इसमें स्कोप बनता है। जैसे आरबीआई ने इतने लाख करोड़ का गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड किया या इतने करोड़ के फंड्स को रिलीज किए, ठीक है, तो फंड कितना था। फिर आरबीआई पे अगर आप आते हैं तो आरबीआई पे और क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया, कौन से एक्ट के तहत इंडिया में बनाया गया, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, आरबीआई के अगले गवर्नर कौन है, आरबीआई के फंक्शंस क्या कुछ होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी टूल्स क्या कुछ होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। तो इस तरह से काफी सारा स्कोप बन जाता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको न्यूज दिखता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट, यहां पे क्या कुछ चीजें जरूरी होती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड समिट, कई बार आप सुनते हैं G7 समिट हो रहा है, G20 समिट हो रहा है, सार्क हो रहा है, ओपेक ग्रुप एक समिट बना रही है। तो इस तरह के किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते हैं, समिट का नाम सुनते हैं, तो वो आपको बहुत तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड कितनी सारी बॉडीज हैं। मैं बोल सकता हूं यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक एक अलग मॉनेटरी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ एक मॉनेटरी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एशियान एक ग्रुप है, एशियान ग्रुप है, सार्क एक ग्रुप है, राइट। यूनाइटेड नेशंस के और भी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मेरा पॉइंट यह है कि आप जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुनते हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है। अगर आप किसी समिट के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलूंगा ग्लोबल बायो समिट, तो ये समिट को किसने कंडक्ट किया। अगर ग्लोबल बायो समिट भारत में हो रहा है तो कौन सी इंटरनेशनल बॉडी, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इस समिट को ऑर्गेनाइज कर रही है। कंडक्टिंग बॉडी हो गया इंपॉर्टेंट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज, इंपॉर्टेंट थिंग इज थीम ऑफ द समिट। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछा जा सकता है। जैसे ग्लोबल बायो समिट हुआ, कौन से दो बॉडीज, दो मिनिस्ट्रीज या किस मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के इसे कंडक्ट किया है, इस समिट का थीम क्या था, ठीक है। इसके अलावा यह भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं कि इस समिट का टारगेट क्या है। ग्लोबल बायो समिट में किस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं, किस तरह के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस समिट को करवाने का टारगेट क्या है। तो आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं, जैसे हमने देखा आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, सीवीसी हो गई, सीएजी हो गया, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड यूनिसेफ, यूनेस्को, जितने भी मेजर नेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल बॉडीज का आप नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं उनके बारे में जानकारी रखते हैं, तो डेफिनेटली उन पर ये चीजें जरूर देखेगा कि ये जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, इसके मेंबर्स कितने हैं, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, भारत इसका मेंबर कब बना, एज वेल एज उसके चीफ प्रेसिडेंट ले लो, डायरेक्टर ले लो, सेक्रेटरी जनरल ले लो, जो भी उसको हेड करते हैं वो कौन है करंटली। ये नेम्स याद रखना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक। कई बार हम नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुनते हैं, लाइक इसरो, डीआरडीओ, नासा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं उनका नाम क्या है। इसके अलावा सपोज आपने सुना कि इसरो ने लेटेस्ट कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि सैटेलाइट का नेम क्या है, इस सैटेलाइट का पर्पस क्या होगा, ठीक है। इस सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया गया है, इस सैटेलाइट को कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करके लॉन्च किया गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना मंगलयान,
मंगलयान इसरो ने लॉन्च कर दिया, तो नाम हो गया मंगलयान। मंगलयान का पर्पस क्या है वो आपको देखना होगा, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मंगलयान का जो सैटेलाइट है उसे कहां से हमने लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च करने वाला लॉन्च व्हीकल क्या था, क्या वो पीएसएलवी था, क्या वो जीएसएलवी था, किस तरह का रॉकेट हमने भेजा, क्या वो 2 स्टेज रॉकेट था, क्या वो 3 स्टेज रॉकेट था। इस तरह के जो बेसिक डिटेल्स दिए होते हैं ये अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट गाइस। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं क्योंकि आप इस तरह से जब चीजों को पढ़ोगे एक कॉम्प्रिहेंसिवली आप इसे कवर कर पाओगे, ठीक है। शॉर्टकट से आप लोग भी जानते हैं बहुत कुछ मेजर रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना है, राइट। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स में जब आप चीजों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट मैं आता हूं डिफेंस पे। डिफेंस की बात बोलते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वर्ल्ड में जो भी मेजर पावर्स है, जो भी मेजर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे मैं बोलूंगा इंडिया एंड रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया, मिलिट्री ड्रिल किया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, उसका नेम क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग के पैटर्न में इन क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या हुआ, उस मिलिट्री एक्सरसाइज को कहां पे कंडक्ट किया गया, मतलब उस कंडक्ट करने का लोकेशन क्या था, ये 2 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पे प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स आपके, अगर मैं लॉ एंट्रेंस के बारे में बात करूं तो पूछे जाने के चांसेस है फ्रॉम इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट और कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स। ये 3 मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम समझते हैं कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स में हमको क्या कुछ पढ़ना होगा। सपोज आपने एक इंडेक्स सुना, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। सपोज आपने इंडेक्स का नाम सुना कि भाई ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 आया है, तो ये न्यूज सुनते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें या काम की चीजें मुझे क्या क्या मिल सकती हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, ये इंडेक्स को किस कंपनी ने रिलीज किया है, इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली कंपनी का नाम क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इंडेक्स का थीम क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इंडेक्स में कितने कंट्रीज को कंसीडर किया गया, क्या ये इंडेक्स 50 कंट्रीज के लिए बनाया गया, क्या इंडेक्स 100 कंट्रीज के लिए बनाया गया। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस इंडेक्स को कौन से कंट्री ने टॉप किया है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या कुछ थे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको एक इंडेक्स या किसी रिपोर्ट को पढ़ना होता है। सपोज आपने पढ़ा ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जैसे ही आप सुनते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्चुअल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कुछ आ जाते हैं। इसे किसने रिलीज किया है, इस इंडेक्स का थीम क्या है, इस इंडेक्स में कितनी कंट्रीज को, 50 कंट्रीज को यूज किया गया, 50 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया, 100 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। इस इंडेक्स को टॉप किस कंट्री ने किया है, इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और किन मेजर पैरामीटर्स पे इस इंडेक्स को तैयार किया गया। 6 पैरामीटर्स है, 10 पैरामीटर्स है, तो इन पैरामीटर्स की समझ हमको होनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर से वही पॉइंट बोल रहा हूं, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, ये 3 मेजर हेड्स हैं जिससे स्पेसिफिकली लॉ एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल करके उसमें हमसे पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये सिंपली वन लाइनर्स के फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्संस एंड ऑबिचुअरीज, इंपॉर्टेंट पर्संस या अपॉइंटमेंट्स एंड ऑफिस होल्डर्स, इन दोनों पॉइंट्स को मैं साथ में लेकर के बता रहा हूं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में याद किया था कि मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ, इनके हेड्स कौन है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं इस ऑफिस को, जैसे मैं एग्जांपल बोलूंगा इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसको हेड कौन कर रहे हैं, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये नए कौन अपॉइंट हुए हैं, या कोई प्रीवियस सीएजी की डेथ हुई है, कोई प्रीवियस अटॉर्नी जनरल की डेथ हुई है, प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ हुई है। तो इस तरह के जो वन लाइनर्स हैं वो जैसा आपको कैप्सूल में दिया रहेगा, जैसे कैटलिस्ट के कैप्सूल में दिया होता है, वो इनफ होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ब्रांड एम्बेसडर्स एंड सीईओज, जो भी मेजर ब्रांड्स हैं नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हुए हैं, स्पेसिफिकली जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं,
वो हमको वन लाइनर के तौर पे याद करना होता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में अगर बात करूं तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं, पहली बात तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सपोज एग्जांपल दिया गया दुलीप ट्रॉफी, ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक वर्ड, जैसे हमसे पूछेगा बुलसाई, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बुलसाई जो टर्म है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स इवेंट से पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में अगर मैं करंट अफेयर्स पे आता हूं तो जनरली आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखा होगा जो रेसिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स होता है, एज वेल एज टेनिस, बैडमिंटन, और इंडिया में स्पेसिफिकली अगर विमेन अगर कहीं पर एक्सेल कर रहे हैं तो वो न्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कितने सारे सरस्वती ज्ञान सम्मान अवार्ड होता है, व्यास सम्मान अवार्ड होता है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस तरीके से याद करनी है कि पहली बात, ये अवार्ड का नेम क्या है, ठीक है, ये अवार्ड कौन सी स्टेट या कौन सा नेशन देता है ये हमको याद करना है, ये अवार्ड रिसेंटली किस पर्सन को मिला, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी फेमस बुक्स हैं वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे तुलसीदास, वत्स्यायन, ये सब लोगों ने कौन से बुक्स लिखे थे, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही पूछा जा सकता है, या रिसेंटली कोई फेमस जो जर्नलिस्ट हैं या फेमस कोई राइटर्स हैं उन लोगों ने कोई बुक रिलीज किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा मिसलेनियस पार्ट, जो वन लाइनर्स अलग अलग तरीके से आपके रैंकिंग्स हो गए, अलग अलग जो आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स या किसी स्टेट में किसी तरह का मेजर न्यूज आया है, तो वो सारी चीजें मिसलेनियस कैटेगरी में आती हैं, राइट। ऑलराइट गाइस, तो ये सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस किया, डेफिनेटली आप अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके, इन चीजों को समझ करके कैप्सूल पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर रीड करते हुए, मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा किसी भी तरह के कैप्सूल को पढ़ने के पहले जो प्रायोरिटी आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर को ही दीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप करेगा, वो आपके इंग्लिश में रीडिंग स्किल डेवलप करेगा, वो कैब यूसेज डेवलप करेगा, फ्रेजल वर्ब्स जो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं वो आपका कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा। इस इनफैक्ट आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बहुत सारे एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पूछा जाता है, वो स्किल आपकी बिल्ड होगी। करंट अफेयर्स तो बिल्ड होना ही होना है, राइट। इसके अलावा भी गाइस, आप में से किसी को अगर कोई भी डाउट होता है कि सर इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, किस तरह के छोड़े जा सकते हैं, तो आप लोग प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, हमसे पूछिएगा, हम डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे। एक और मेजर न्यूज है, आप लोग सभी को पता होगा, हमारे जो नेक्स्ट न्यू बैचेस हैं क्लैट, टेलेट एंड एचएम एंट्रेंस के लिए, वो हम 13th of July से लॉन्च करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय।